अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। You must have realized from the above activity that there are differences in the temperature of different places on the earth. अभी जो हमने एक्टिविटी की है उसके बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि अलग अलग एरियाज में टेम्परेचर का रेंज जो है वो अलग अलग है। सिमिलरली देयर इज़ अ डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। उनके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में का जो डिफरेंसेस हैं वो भी काफ़ी अलग अलग हैं। These differences is less in coastal regions while it is more in the region far away from the sea. और जो ये इनका बीच का डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, वो ओशियन के पास, समुद्र के पास तटीय एरिया में जो है वो कम है, और जो शहर समुद्र से दूर है वहाँ पर इनका टेम्परेचर का रेंज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। This means that in the regions close to the oceans, sea or large reservoirs, there is not much of a difference in the temperature throughout the day. इसका मतलब ये भी है कि जो एरिया समुद्र के पास है या किसी बड़े पानी के स्रोत के पास है वहाँ पर पूरे दिन का टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। The main reason for this is the mixing of vapor released through evaporation of water from these water bodies into the air. इसका मेन कारण ये है कि जो पानी भाप बन के हवा में मिल जाता है उस एरिया में, वो जो पानी की बूंदें हैं वो वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रखती हैं। This vapor in the air absorbs and stores the heat released from the land. तो ये जो पानी की भाप बनी हुई बूंदें हैं ये हवा की जो टेम्परेचर है उसको स्टोर कर लेती हैं, और जो भी हीट रिलीज होती है धरती से उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हैंस द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज रिमेन इक्वेबल। इसलिए कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। You have studied that the equatorial region receives near perpendicular sun rays. अभी पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि जो इक्वेटोरियल रीजन है उस वहाँ पे सीधी परपेंडिकुलर रेज पड़ती हैं सूर्य की। As a result, these areas get more heat whereas the polar regions receive highly slant rays. तो इन इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा हीट होती है और पोलर रीजन्स में सबसे कम हीट होती है। This differential heating creates imbalance in the temperature of the air in the different parts. इसकी वजह से टेम्परेचर का में काफ़ी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है धरती के किसी एरिया में और किसी एरिया में काफ़ी कम है, और जैसा टेम्परेचर वहाँ पर होगा सेम टेम्परेचर वहाँ की हवा का भी होता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द बेल्ट्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर ऑन द अर्थ। तो जब ये टेम्परेचर की क्रिएशन होती है अलग अलग की, तो इसकी वजह से हाई और लो प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं धरती पे। विंड ब्लोज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस ऑफ दिस बेल्ट्स। जब हवा के प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से हवा तेज आंधी चलने लगती है। प्रेशर, क्योंकि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहने लगती है। दीज विंड्स आर कोल्ड प्लैनेटरी विंड्स। इन हवाओं को हम प्लैनेटरी हवाएं कहते हैं। दीज विंड्स मूव द ओशियानिक वाटर इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। और यही हवाएं जो है समुद्र के पानी को लहरों के फॉर्म में बहाने लगती हैं। दीज करंट्स आर वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। ये लहरें ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती हैं। वार्म करंट्स मूव टूवर्ड्स कोल्ड रीजन्स एंड कोल्ड करंट्स मूव टूवर्ड्स वार्म रीजन्स। जो ठंडी लहरें हैं वो गर्म रीजन की तरफ बहती हैं और जो गर्म लहरें हैं वो ठंडे रीजन की तरफ बहती हैं। This means ocean currents move from the equatorial region to polar region and from polar regions to the equatorial region. इसका मतलब यही है कि जो लहरें हैं वो इक्वेटोरियल रीजन से भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ बहती हैं और पोल्स से भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं। This leads to the redistribution of the heat on the earth. इससे क्या है कि जो तापमान है, जो गर्मी है, उसका आदान प्रदान चलता रहता है। ऊपर गर्म हवाएं जाती रहती हैं और ऊपर से नीचे ठंडी हवाएं आती रहती हैं। द कोल्ड करंट्स मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन मेक द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज इन दैट जोन माइल्डर। तो जो हवाएं अब पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही हैं वो उसके आसपास के समुद्री तटीय एरिया का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम कर देती हैं। Whereas the warm currents coming into the colder regions cause the temperature in the coastal areas to rise. और जब ये हवाएं भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाती हैं वो गर्म होती हैं, तो वो जो समुद्र तटीय एरियाज़ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। ऐसा हमने फिगर 5.6 में पिछले चैप्टर में देखा था।
The oceans act as a controller of global temperature in the two ways described above. तो अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो समुद्र है वो पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर को कंट्रोल करने में काफ़ी बड़ा रोल निभाता है. The oceans have a vast expanse, therefore huge amount of vapor get created. समुद्र जो है वो बहुत बड़े हैं, इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा भाप भी बनती है उनकी वजह से. दिस प्रोसेस गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है. फ्रॉम दिस वेपर द अर्थ गेट्स रेनफॉल, और इन इसी भाप की वजह से ही धरती पर बारिश होती है. ओशियंस आर द सोर्स ऑफ रेन्स. समुद्र जो है वो बारिश का मेन साधन है. जैसा कि आपको पता होगा हर साल मुंबई के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वहाँ पर समुद्र पास में पड़ता है, तो इस वजह से. द रेन वाटर फ्लोज थ्रू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड फाइनली फ्लोज बैक इनटू ओशियंस. जो नदियों का बारिश का जो पानी होता है वो नदियों के थ्रू बहकर फिर से समुद्र में ही मिल जाता है. दिस मेक्स इट क्लियर दैट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द वाटर साइकिल टेक्स प्लेस इन द ओशन. तो इससे ये भी पता चलता है कि जो पानी की शुरुआत है और जो उसका अंत है वो समुद्र में ही होता है. अब हम पेज नंबर 36 पर मूव करते हैं. Oceans and resources. We have seen earlier that we obtain salt, fish, shells and other products from the ocean. अभी तक हमने देखा कि हम समुद्र से नमक, मछली, शेल्स और बहुत सी और चीज़ें प्राप्त करते हैं. Besides these, we get minerals like iron, lead, cobalt, sodium, magnesium, chromium, zinc, etc. इसके अलावा हमें समुद्र से कई अलग खनिज भी मिलते हैं जैसे कि लोहा, लेड, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक और बहुत से. फ्रॉम द ओशियन फ्लोर वी ऑल्सो गेट मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस. हमें समुद्र के नीचे से मिनरल ऑयल भी और साथ में नेचुरल गैसेस भी प्राप्त होती हैं. We get precious items like pearls, corals and ornamental items like shells as well as also medicinal plants from the seas. इसके अलावा बहुत से मोती, कोरल्स या फिर जो हम गहने पहनते हैं शेल्स के बने हुए भी मिलते हैं, और साथ के साथ बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो भी हमें ओशियन से ही मिलते हैं. Oceanic transport. Oceans have provided us the most economic option of transportation. समुद्र जो है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साधन हमारे लिए अक्सर बनता है. Large scale transport of goods is carried out with the help of ships, trawlers, boats, etc. बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट जो है वो शिप्स से, ट्रॉलर से, बोट से, समुद्र के थ्रू ही किया जाता है. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग वाटरवेज. जो अंतर्देशीय ट्रेड जो है वो अक्सर बहुत बड़े स्केल की जो है वो पानी के रास्ते ही की जाती है. कंट्रीज लाइक स्पेन, नॉर्वे, जापान have a good coastline due to good transport by ocean routes. These countries have gained importance. स्पेन हो गया, नॉर्वे हो गया, जापान हो गया, इनके पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और जिसकी वजह से ओशियन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करने की वजह से इन देशों को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली है, काफ़ी लाभ कमाया है इन देशों ने. अब हम पेज नंबर पर 37 पर हैं. ओशियन करंट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन वाटर ट्रांसपोर्ट. इसमें पानी की लहरें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं. एज़ फार एज़ पॉसिबल वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ कैरिड आउट अलॉन्ग ओशियन करंट्स. जितना ज़्यादा हो सके हम समुद्र की दिशा में समुद्र की लहरों की दिशा में ही अपना शिप्स को चलाते हैं. दे एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ द शिप्स एंड ऑल्सो सेव फ्यूल टू कंसिडरेबल एक्सटेंट. इसकी वजह से क्या होता है कि जो शिप्स की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है और हमारा जो ईंधन है वो काफ़ी बचता है. Water transport is conducted on a much higher scale as compared to other modes of transport. पानी के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट